जैन साथी कैसे हो आप लोग? झकास ना। चलो, तो संविधान का भाग 4 का कंप्लीट हो गया है। उसके बाद आज हम शुरू कर रहे हैं संविधान का भाग 5, अनुच्छेद 52 से 151 संघ से संबंधित प्रावधान है। इसमें किससे संबंधित? संघ से संबंधित प्रावधान में थोड़ा सा मतलब आप लोगों को इन्फॉर्म कर देता हूं कि इसमें हम क्या पढ़ने वाले हैं और कैसे पढ़ने वाले हैं। तो इसमें भारत का राष्ट्रपति, भारत का उपराष्ट्रपति, भारत का प्रधानमंत्री, भारत का उप प्रधानमंत्री है या नहीं है, मतलब वो संविधान के अकॉर्डिंग थोड़ा सा पता चलेगा तुम्हें कि प्रधानमंत्री या उप मुख्यमंत्री का पद कैसे सृजित किया जाता है। उसके साथ साथ संसद, लोकसभा, राज्यसभा, महान न्यायवादी, उसके साथ साथ सीएजी, कैग, सुप्रीम कोर्ट, इतना सा मामला है जो हम भाग 5 में पढ़ने वाले हैं। और दूसरी बात मैं बता दूं कि जो भाग 5 की इंपोर्टेंस है वो इतनी है कि इसको यूपीएससी भी किसी भी पेपर में इग्नोर नहीं कर पाता है। मतलब यूपीएससी का कोई भी एग्जाम होता है, एनडीए, सीडीए, सिविल सर्विसेज, असिस्टेंट कमांडेंट, मतलब भाग 5 से तो प्रश्न देना ही देना होता है। इसका मतलब ये कि इम्पोर्टेंट है और ये भाग तो उन लोगों को भी पढ़ लेना चाहिए। वैसे तो मैं बोलता हूँ कि संविधान तो सभी को पढ़ लेना चाहिए, उनका एग्जाम हो या ना हो। बावजूद इसके अगर नहीं पढ़ते हैं तो 2-3 भाग तो ऐसे हैं कि जो कम से कम अपने अधिकार हैं वो सबको पता होने चाहिए। साथ साथ जैसे भाग 5 है, भाग 6 है, कुछ भाग ऐसे हैं जो आम जनता को भी पढ़ी लेने चाहिए। उनका मतलब यूपीएससी, पीएससी या किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम से कोई लेना देना नहीं है। और बाकी जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं वो लोग तो किसी भी हालत में इन भाग को छोड़ना मत, ये बहुत इंपॉर्टेंट भाग है। कोशिश रहेगी कि इनको बहुत आसानी से समझा जाए। और आसानी से समझने के लिए यहाँ पर कुछ दिख रहा होगा तुम्हें, बड़ा अजीब अजीब टाइप का मामला। अच्छा, ये क्या लिखा है? संघ से संबंधित प्रावधान, गांव, परिवार, दादाजी, दादी जी, अंकल जी, छोटे अंकल जी, ये पानी में घूमती हुई जनता, ये छोटे छोटे से बच्चे, एक की गर्दन टेढ़ी है, किसी की आंख इधर से उधर घूम रही है, ये गाँव की जनता है। ये मजले कक्का है। इसमें मतलब बाकी लोग छूट गए, बड़े पापा टाइप के मतलब कुछ मतलब लोगों को छोड़ दिया है। ठीक है, बीच में मिलेंगे तो ले लेंगे ना साथ में। यहाँ पे दिख रहा है ये पिताजी, फिर इनके भाई बहन है, ये मतलब ऐसा वाला मामला। बच्चे हैं, इनके भी बच्चे हैं, कुछ इनके भी बच्चे होंगे, गांव वालों के भी होंगे, बच्चे भी हैं। चलो ठीक है, मामला क्या है इसका, भाग 5 से क्या संबंध है तो मैं आपको समझा रहा हूं। और उसके बाद मामला ऐसा बनेगा कि सारी की सारी चीजें बहुत आसानी से आपको समझ में आ गई हैं। करें स्टार्ट? चलो, तो एक गांव है और उस गांव में जनता रहती है, ठीक है। और उसी गांव में ये एक परिवार है। क्या है? एक परिवार है। और इस परिवार में देखोगे तो ये दादाजी, ये दादी जी, ये इनका सबसे बड़ा वाला बेटा है और ये बड़े वाले बेटे का भाई, यानी इनका बच्चा ही है। और ऐसे करके भाई बहन, ऐसे करके ये लोग हैं। ये बच्चे हैं, इनके बच्चे हैं, कुछ इनके बच्चे हैं, कुछ इनके बच्चे हैं, सबके मिला के मतलब बच्चे हैं। और ये गांवों के मतलब बच्चे हैं। मामला क्या है? समझो कि इस परिवार का कोई डिसीजन होना है, इस परिवार में कोई डिसीजन लेना है तो सिस्टम कैसे मतलब बनेगा। देखो, मेन मामला मुझे एकदम क्लियर कट बताना। घर में कोई भी काम होना है वो किसके नाम से होगा? चिट्ठी में नाम किसका डलना है? दादाजी का। चिट्ठी में नाम दादाजी का। घर में कोई फंक्शन होना है, मेन मतलब जो गद्दी डलेगी वो किसके लिए डलेगी? दादी जी या दादाजी। मतलब पहले प्रायोरिटी दादा को, अगर दादा नहीं है तो दादी को। लेकिन घर का कर्ता धर्ता या रियल में मुखिया घर का कौन होता है? मतलब दादाजी का बेटा, यानी बड़ा वाला बेटा, ये पिताजी। सहयोगी कौन होते हैं? ये भाई बहन, ये इसके सहयोगी हैं। बाद में इनका सहयोग कौन करते हैं? ये बच्चे सहयोग करते हैं। यही वाला मामला है। चलो ठीक है, समझो ध्यान से। साथ साथ में ये जो अंकल जी हैं, ये अंकल जी मतलब किसी ना कोई डिपार्टमेंट इनको सौंप रखा होगा। ये वाले अंकल जी, इनको भी ना कोई डिपार्टमेंट सौंप रखा होगा। ये इधर मजले कक्का हैं, या ये भी एक अंकल जी हैं, इन्हें भी कोई डिपार्टमेंट सौंप रखा होगा। और पूरे गांव का भविष्य या पूरे गांव के बारे में डिसीजन, क्या डिसीजन लेना है, कौन सा काम होना है, कौन सा काम नहीं होना है, ये पूरा का पूरा निर्भर करता है इस परिवार के लोगों पे। सिंपल सी बात समझ में आ गई। अभी के लिए ये समझ लो कि राजतंत्र है और इस गांव का राजा कौन है? ये परिवार है। इस गांव का राजा कौन है? ये परिवार है। और इस परिवार के डिसीजन इस गांव के डिसीजन होते हैं। सिंपल सी बात आ गई समझ में? चलो समझो ध्यान से। भी समझो कि मामला ऐसा बनना है कि कोई बच्चा है, इनमें से यहां से कोई बच्चा है और उस बच्चे ने बोला कि मैं यूपीएससी की तैयारी करना चाहता हूं। काय की तैयारी?
यूपीएससी की। प्रपोजल लेके आया तो प्रपोजल वाला मामला, एक तो पुरुष वर्ग बैठा हुआ है एक साइड में और दूसरी साइड में मतलब महिलाओं का एक झुंड बैठा हुआ है। तो पहले मामला बना कि जो ये जो बच्चा है ना, ये बच्चा, इस बच्चे ने मतलब बोला इस महिलाओं के, मतलब पहले अपनी मम्मी को बोला तो मम्मी ने महिलाओं में चर्चाएं की, महिलाओं में चर्चाएं की, मतलब बोला कि ऐसी ऐसी बात है, मैं यूपीएससी की तैयारी करना चाहता हूं और इस बच्चे का नाम रख दो कुछ भी। क्या नाम रखना चाह रहे हो इस बच्चे का? क्या मन कर रहा है तुम्हारा? क्या रखोगे बच्चे का नाम? क्या? धनपाल। चलो ठीक है, धनपाल नाम है इस बच्चे का। क्या नाम है? धनपाल। तो धनपाल ने मतलब बोला कि मैं यूपीएससी की तैयारी करना चाहता हूं, तो इसकी मम्मी ने प्रपोजल रखा, महिलाओं में मतलब मामला बना और महिलाओं में से कुछ महिला ने बोला धनपाल तो एक नंबर को गधा है, भाई का यूपीएससी की तैयारी कर पाएंगे, शर्म नहीं आ रही है बिल्कुल भी, वो तो 10 में ही पहले है, वो 12वीं क्लास में ग्रेस लग के पास हुआ, यूपीएससी की तैयारी करवाने भेज रहे। लेकिन बावजूद इसके कुछ महिलाओं ने विरोध किया, लेकिन कुछ महिलाओं ने समर्थन किया और बावजूद इसके कुछ महिलाओं के विरोध करने के बाद भी प्रस्ताव हो गया पास, मतलब इसके पक्ष में ज्यादा रही कि वो तैयारी करने जा रहा है तो जाने दो। ये वाली बात पुरुषों को पता चली तो पुरुषों में भी ये प्रपोजल रखा गया, पुरुषों में प्रपोजल रखा गया तो कुछ पुरुषों ने मना किया, यार सही तो है, मतलब वो लड़का नहीं कर पाएगा। कुछ लोगों ने बोला कि कर जाएगा और यहाँ से भी प्रपोजल पास हो गया, यहाँ से भी प्रपोजल पास हुआ, यहाँ से भी प्रपोजल पास हुआ। मामला क्या था? इन पुरुषों में ये पिताजी बैठे होंगे या नहीं बैठे होंगे, और महिलाओं में यहाँ दादी जी भी बैठी होंगी। मामला लास्ट में जाके किसके यहाँ पे जाना है? दादाजी के यहाँ पे। तो दादाजी के यहाँ पे क्यों जाना है? क्योंकि फंड पे सिग्नेचर दादाजी के होने। तो यहां से ये प्रस्ताव पास हो गया कि मतलब टिल्लू जाएगा, धनपाल टिल्लू कहां जा रहा है? यूपीएससी की तैयारी करने। तो धनपाल मतलब महिलाओं ने भी यहां बोल दिया है, पुरुषों ने भी यहां बोल दिया है। ये प्रस्ताव लेके गए इनके पास कि मतलब दादाजी ऐसी ऐसी बात है। तो वो पहले तो बोला भैया कौन से को मोड़ा है, वो बाप को मोड़ा कैसे पड़े में दादाजी वैसे तो बड़ी है, 10वें में पहल है वो, बस 10वें पहल तो कर ले होगा नहीं करवा। भैया दादाजी ने क्या है, प्रस्ताव पास कर दिया और मामला बना कि धनपाल क्लियर हो चुका है कि धनपाल कहां जा रहा है? तैयारी करने। धनपाल गया तैयारी करने। अब जिन लोगों ने यहाँ पे विपक्ष में बैठे हुए थे, जिन्होंने ये बोला कि ये तो कर ही नहीं सकता तैयारी, इन लोगों ने इन लोगों को, गांव के लोगों को बोला कि देख रहे हो टिल्लू जा रहा है, आंखों मोड़ा है, तई जा रहे हो। नहीं आया समझना? ये धनपाल किसका लड़का है? इसका लड़का है। इस वजह से मतलब लोगों ने बोल दिया कि चला जाए धनपाल, वैसे तैयारी करने लायक है थोड़ी वो। तो गांव के लोगों ने भी बोला कि यार क्या करें, तो बोला कि विपक्ष वाले लोग हैं ये, जिन्होंने मतलब उसका सपोर्ट नहीं किया, वो वाले लोग कुछ गांव के लोगों को भी इन्फॉर्म किया ऐसी कंडीशन में, और बोला कि इसका मामला है कि एक बार बड़े अंकल जी के पास चलते हैं, बड़े अंकल जी से बोलते हैं जाके। बड़े अंकल जी न्यायाधीश हैं, इनसे जाके बोला कि महाराज एक बात सुनो, ये बच्चा तैयारी करने वाला है नहीं और इस बच्चे को यूपीएससी की तैयारी करने के लिए भेज रहे हैं, और सब लोगों ने मतलब बोल दिया है, दादाजी ने मतलब फंड भी क्लियर कर दिया है। अंकल जी के पास गए तो अंकल जी ने मतलब पहले तो बोला कि यार जब पढ़ने वाला नहीं है तो बच्चा क्यों उसको भेज रहे हो, लेकिन जैसे ही अंकल जी को यह पता चलता है कि इसका लड़का है, अंकल जी ने बोल दिया कि भैया ठीक है यार, मतलब जा रहा है तो। अब मामला क्या है, एकदम से तो बोलने वाला मामला बनेगा नहीं। इन लोगों ने मतलब बोला कि अपनी साइड से एक वकील करके भेजा, पूरे के पूरे लोग तो जाएंगे नहीं कि गांव के लोग भी चले जाएंगे इकट्ठा, ये विपक्ष वाले लोग भी चले जाएंगे। तो इन लोगों ने अपनी साइड से एक आदमी भेजा, इसकी साइड से इसका छोटा कक्का जाएगा बड़े अंकल जी के पास सिफारिश लेके कि देखो भैया बिन को मोड़ा है और बढ़िया पड़े हुए में, कोई दिक्कत थोड़ी है, बढ़िया बड़ा। तो इनकी साइड से कौन चला गया है? छोटे अंकल बड़े अंकल के पास सिफारिश करने, और इनकी साइड से एक वकील इन्होंने गांव का प्रतिनिधि भेजा, या इनमें से विपक्ष में से कोई व्यक्ति मतलब जा चुका है। आखिर में डिसीजन ये हुआ कि बड़े वाले अंकल जी ने बोल दिया कि लड़का तो पढ़ने जा रहा है तो जाने दो। अब मामला ये बना कि मतलब यूपीएससी की तैयारी में पैसे कितने लग रहे हैं, तो कहीं दादाजी से इन्होंने पैसे ज्यादा तो नहीं मार दिए कि बोल दिया कि नहीं 6 लाख लग रही है फीस 1 साल की, हाँ या ना? कहीं ऐसी कंडीशन तो नहीं बन रही है कि मतलब इन्होंने जितनी फीस ले रहे हैं उससे कहीं ज्यादा फीस तो नहीं ले रहे हैं। इसकी देखभाल किसका काम है? मजले कक्का का। तो मजले कक्का छानबीन करते रहते हैं कि मतलब पढ़ने तो पहुंचा दिया, कोई दिक्कत नहीं है, वो मतलब
पैसा ऐसा ठीक ठाक तरीके से कर रहा है या मतलब बिना फालतू का ही ज्यादा फंड निकाल के देते रहते हैं? अगर तुम्हें ये परिवार की कहानी समझ में आ गई है तो मैं तुम्हें ये बोलूं कि तुम्हें संविधान का भाग 5 कंप्लीट हो चुका है। वीडियो देखने वाले लोग भाई इतना मतलब थोड़ा सा पेशेंस रख लेना, और जैसे ही पेशेंस रखोगे तो उसके बाद फल भी बहुत अच्छा वाला मिलने वाला है। मतलब ये है कि इस परिवार की कहानी से पूरा का पूरा मतलब भाग कंप्लीट हो चुका है तुम्हारा। चलो समझा दूं मैं इस गांव की बात कर रहा हूं। इस गांव को तुम समझो ये देश है भारत। कौन सा देश? भारत। और भारत देश का जो हेड है उस हेड को बोलते हैं हम लोग राष्ट्रपति। क्या बोलते हैं? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में काम कौन करता है? उपराष्ट्रपति। कौन काम करता है? उपराष्ट्रपति। जो वास्तविक हेड है उसको हम बोलते हैं प्रधानमंत्री। क्या बोलते हैं? प्रधानमंत्री। किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, एकदम समझ में आएगा, क्लियर कट। कौन है ये? प्रधानमंत्री। यहां पे मैंने बोला कि प्रधानमंत्री मतलब पिताजी और ये वाले इनके भाई बहन इन सबको मिला के मैंने मतलब बोल दिया मंत्री परिषद। क्या बोला है? मंत्री परिषद। ये मंत्री परिषद। बाकी लोग ये बच्चे अच्छे इन सबको छोड़ दिया जाए तो टोटल क्या है? सांसद। क्या है ये? सांसद। सारे सांसद मंत्री होंगे क्या? नहीं, लेकिन मंत्री है वो सांसद जरूर होंगे। ये तो ठीक है। हाँ। चलो फिर मैंने बोला कि ये बड़े वाले अंकल जी। बड़े वाले अंकल जी कौन है? सुप्रीम कोर्ट। बड़े वाले अंकल जी कौन है? सुप्रीम कोर्ट। ये छोटे वाले अंकल जी कौन है? महान्यायवादी, सरकारी वकील। इनकी साइड से गए थे ना पक्ष लेके। कौन है ये? महान्यायवादी। यहां है मजले कक्का, और मजले कक्का का काम क्या है? छानबीन करना, देखना काम ठीक ठाक से चल रहा है, जितने पैसे लिए उतने से मतलब मामला बन रहा है, या ज्यादा पैसे ले लिए बिना फालतू का। स्कूल के लिए पैसे तो मतलब निकले 2 करोड़ लगाए तो इन्होंने 2 लाख हैं, पैसे कहां चले गए? कौन करता है ये काम? सीए जी। अब मैं देखो इसको समझा रहा हूं तुम्हें। फिर मैंने तुमसे बोला कि ये जो महिलाओं वाला संगठन, महिलाओं वाला संगठन मतलब राज्यसभा, पुरुषों वाला संगठन मतलब लोकसभा। देखना तुम कितना आसानी वाला मामला है यार, इतना आसानी से समझ में आएगा। तुम भी बोलोगे ऐसा आसान है क्या मामला? अब समझो, मैंने तुमसे बोला था, देखो ध्यान से। मैंने बोला ये परिवार है, परिवार का हेड कौन है? दादाजी। परिवार का हेड कौन है? दादाजी। लेकिन वास्तविक मुखिया कौन है? पिताजी। तो ये तो रहे दादाजी। वास्तविक हेड कौन है? पिताजी। पिताजी और इनसे मिलके मतलब मैंने क्या बनाई थी? तो मैंने तुमसे बोला कि ये है प्रधानमंत्री और इनके भाई बहन, इनको मिला के बन गई मंत्री परिषद। क्या? मंत्री परिषद। यहाँ पे मैंने बोला इसको क्या? पुरुषों का जो संगठन है इसको बोल दिया मैंने लोकसभा, और महिलाओं का संगठन इसको बोला मैंने राज्यसभा। अब देखो हमारे यहाँ पे कोई कानून बनता कैसे है, उस कानून को मतलब तुम ध्यान से देख लो, एकदम समझ में आ जाएगा तुम्हें, बहुत आसानी से समझ में आएगा। समझो, ये रही लोकसभा, यहां रही राज्यसभा, और ये रहे तुम्हारे प्रेसिडेंट साहब मतलब राष्ट्रपति। लोकसभा के टोटल सदस्य 543, राज्यसभा के हैं 245, और ये राष्ट्रपति तो एक ही है। ठीक है। मामला कैसे बनेगा? ये जो लोकसभा है ना, यहां पे जो सांसद हैं उन सांसदों में से किसी व्यक्ति ने एक प्रस्ताव रखा। क्या हुआ? एक प्रस्ताव रखा, और वो प्रस्ताव ये है कि हम भारत की आधी जमीन को पाकिस्तान को देना चाहते हैं। मेरा मामला है, किसको देना चाह रहे हैं? पाकिस्तान को। तो इसने पाकिस्तान को मतलब जमीन देने वाली बात की। तो लोकसभा में जैसे ही इसने प्रस्ताव रखा तो मतलब भाई किसी ने भी इसका समर्थन नहीं किया, 2-4 लोगों को छोड़ के। तो ये प्रस्ताव लोकसभा में यहीं पे पहल हो गया, काम ही खत्म हो गया इसका तो। लेकिन फिर दूसरे व्यक्ति ने प्रस्ताव रखा कि मेरा प्रस्ताव ये है कि हम पाकिस्तान को भारत में मिलाना चाहते हैं। समझ लो कि लोकसभा में से लोगों ने क्या किया? थपथपा के मतलब समर्थन कर दिया और बोला कि हाँ, और समर्थन किया। समझो कि आधे से ज्यादा लोगों ने समर्थन किया। जैसे ही समर्थन किया मतलब लोकसभा से प्रस्ताव पास हो गया है। ये मामला गया राज्यसभा में, राज्यसभा में गया तो राज्यसभा से मतलब मामला बना, राज्यसभा से भी पास हो गया। कुछ लोगों ने विरोध किया लेकिन कुछ लोगों ने समर्थन किया, मतलब अधिकतर लोगों ने समर्थन किया और बिल पास हो गया है।
जैसे ही बिल पास हुआ तो राष्ट्रपति के पास गया, राष्ट्रपति ने बोला कि यार एक बार सोच लेते, बोला इन लोगों ने बोला हमने सोच लिया अच्छे से, तुम तो सिग्नेचर कर दो। इन्होंने सिग्नेचर कर दिया। अब जैसे ही ये वाली कंडीशन बनी तो जिन लोगों ने लोकसभा में विरोध किया, राज्यसभा में विरोध किया, वो लोगों ने बोला कि यार ये तो पास हो गया, कानून भी बन गया और पाकिस्तान का क्षेत्र मिल जाएगा। समझ लो कश्मीर से कोई व्यक्ति आता है जो मतलब पाकिस्तान का समर्थक है, और उस व्यक्ति ने क्या किया, वो मतलब सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गया, मतलब बड़े वाले अंकल जी के पास पहुंच गया और अपनी साइड से एक वकील भेजा। वकील ने बोला कि महाराज ये तो गलत बात है, ऐसा तो नहीं होना चाहिए, तुम समझो यार कानून बन चुका है। अंकल जी ने बोला कि ये वाली बात पे मतलब भाई समर्थन किसने किया है। उसने मतलब देखा तरीके से कि यार ये मामला किसका है, प्रधानमंत्री सपोर्ट कर रहा है इसका। कौन सपोर्ट कर रहा है? प्रधानमंत्री सपोर्ट। मैं देखो भाई इस कहानी को बता रहा हूं तो सीरियस मत ले जाना कि प्रधानमंत्री के दबाव में काम करता है कोर्ट, नहीं ऐसा नहीं है, ठीक है। तो अंकल जी ने जैसे ही पता चला कि मतलब प्रधानमंत्री ने ऐसी वाली बात बोली है और मतलब समर्थन भी हो गया, बिल भी पास हो चुका है पूरी तरीके से, तो अंकल जी ने बोला कि यार देखते हैं जो भी है, एक दो हियरिंग होने दो। प्रधानमंत्री की साइड से या जो सरकार है, तो सरकार की साइड से एक वकील लड़ने जा रहा है कोर्ट में, उसको हम क्या बोल रहे हैं, महान्यायवादी। क्या बोल रहे हैं? महान्यायवादी। सरकारी वकील बोला जाता है इन्हें, क्या बोला जाता है? सरकारी वकील। तो ये भाई साहब गए किसकी साइड से? सरकार की साइड से, मतलब पक्ष वाले लोगों की साइड से। और विपक्ष वाले लोगों की साइड से कौन गया? एक वकील गया। और बाद में जाके इन अंकल जी ने मतलब एकदम से फिक्स कर दिया है कि जो पक्ष वाले लोग हैं वो सही हैं और वो मिला रहे हैं, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब बात ये हुई कि उसमें कितना पैसा लगेगा, सेना इकट्ठा करनी पड़ेगी, हथियार इकट्ठा करने पड़ेंगे, सब कुछ करना पड़ेगा। तो भाई हथियारों के लिए पैसे निकाल लिए, सब चीजों के लिए पैसे निकाले। अब उसमें कोई घोटाला ना हो, उसमें कोई घोटाला ना हो, इसके लिए मजले कक्का, मतलब मैंने बोला तुमसे, और ये क्या है, कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। इनका काम यही है कि वो देखभाल करें अच्छे से कि जितना पैसा लिया जा रहा है वो उसका सदुपयोग हो रहा है या फिर कोई खा रहा है। भ्रष्टाचारी तो कहीं नहीं हो रही है। अगर आप लोग इस कहानी को समझ गए हो ना, तो मैं गारंटी के साथ बोल रहा हूँ पूरी जिंदगी में कभी बाघ 5 को गलत नहीं करोगे। और बाघ 5 का मतलब यही था। हमारा पूरा का पूरा देश 4 स्तंभों पर टिका हुआ है, और वो 4 स्तंभ ये है। पहली है विधायिका, दूसरा है कार्यपालिका, तीसरी है न्यायपालिका, चौथा है मीडिया। ये 4 पिलर है। मैं हमेशा बोलता रहता हूं कि भाई कोई भी मकान बना रहे हो तो 4 पिलर तो मिनिमम चाहिए, कोई घर बना रहे हो 4 पिलर तो जरूर चाहिए, कोई एक झोपड़पट्टी बना रहे हो तब भी 4 पिलर चाहिए, तुम्हें सफलता भी चाहिए तब भी 4 पिलर चाहिए, और देश चलाना है तब भी 4 पिलर चाहिए। उन 4 में से कोई भी कमजोर होता है तो देश भी कमजोर हो जाएगा, घर भी कमजोर हो जाएगा, सक्सेस भी नहीं हो पाओगे। अब मैं समझाऊं थोड़ा सा, मैं कई बार मतलब इस चीज को बोल चुका हूं, एक बार आज फिर बोल रहा हूं। तुम्हारी सफलता को लेके 4 चीजें मतलब मैं बता देता हूं कौन सी है। तुम्हारी सफलता में 4 पिलर काम करते हैं। तुम्हारी जो सक्सेस है उसमें कितने पिलर काम करते हैं? 4। उन 4 में से पहला जो पिलर है वो है तुम्हारे माता पिता, तुम्हारे अभिभावक, जो तुम्हें बैक सपोर्ट देते हैं हमेशा। दूसरा जो पिलर है वो है तुम्हारा गुरु। तीसरा जो पिलर है वो तुम खुद हो। चौथा जो पिलर है वो है लक या फिर भाग्य। मतलब बहुत सारे लोग भाग्य को मानते नहीं है, मैं आपको समझा देता हूं बहुत अच्छे से। वही वाली बात है कि उनसे कभी पली नहीं है, या जब एक बार भाग्य के पाले पड़ जाएंगे तो समझ में आ जाएगा कि भाग्य क्या होता है, हाँ या ना। चलो, तो सफलता के लिए जो मैंने 4 पिलरों की बात की, उन 4 पिलर्स को तुम ध्यान से सुनिए। मैंने बोला कि माता पिता या अभिभावक, अगर वो सपोर्ट करना बंद कर देंगे तुम्हारा तो फिर बहुत कठिनाई वाला मामला हो जाएगा। और लगभग कंडीशन ऐसी होती है कि अगर बैक सपोर्ट नहीं रहा तो तुम आगे नहीं बढ़ पाओगे, सक्सेस तो नहीं हो पाओगे। तुम्हारा गुरु, अगर गुरु ने तुम्हें रास्ता गलत बता दिया तो तुम किसी भी हालत में मंजिल पे नहीं पहुंच सकते। तो मतलब गुरु का होना बहुत जरूरी है, अच्छा गुरु होना। तीसरा मामला है तुम खुद। पहला पिलर मतलब अभिभावक अच्छे हैं, गुरु भी अच्छा है, तुमने खुद ने ठान लिया है कि मैं नहीं करूंगा। कोई करवा सकता है क्या? जब तुम खुद ही नहीं करोगे तो कोई कुछ नहीं कर सकता उसमें। गुरु भी अच्छा है, अभिभावक भी अच्छे हैं, तुमने भी बहुत मेहनत की है। और जैसे ही पेपर देने गए, पेपर देने जैसे ही जा ही रहे थे, बस में बैठ के जा रहे थे और ऐसी कंडीशन बनी, एग्जाम सेंटर से 4 किलोमीटर पहले बस का एक्सीडेंट हो गया, और उस एक्सीडेंट में तुम्हारा पैर फ्रैक्चर हो गया, जिसकी वजह से तुम पेपर नहीं दे पाए। लक होता है या नहीं होता है? नहीं होता लक। किसी अभिभावक ने कमी छोड़ी इसमें?
गुरु ने कमी छोड़ी, बच्चे ने मेहनत करने से कमी छोड़ी क्या? नहीं, नहीं ना। बोले नहीं ड्राइवर की गलती। ड्राइवर की गलती जो भी बनी रहे, मैं तो तुम्हारी बात कर रहा हूं, तुम्हारी गलती तो नहीं है, तुमने तो कुछ नहीं किया, तुम तो कुछ भी नहीं कर रहे थे। नहीं नहीं, हेलीकॉप्टर से जाना चाहिए था, क्रैश नहीं हो सकता था हेलीकॉप्टर, ट्रेन से जाना चाहिए था। क्यों? एक्सीडेंट नहीं होते। हाँ या ना, कुछ भी हो सकता है ना। तो मैंने तुमसे बोला ये 4 पिलर जरूरी हैं। तो अब मैं तुमसे बात कर रहा हूं कि लोकतंत्र के लिए 4 पिलर कौन से जरूरी हैं देश के चलाने के लिए। यहां पे देख लो ध्यान से। मैंने बोला विधायक का पहला मामला है। विधायक का मतलब विधान बनाने वाला सदन या फिर कानून बनाने वाला मामला है। विधेयक यहाँ से बनना है, विधायिका से। विधायिका ने कानून बनाया, कार्यपालिका का काम है उस कानून को लागू करवाना। कार्यपालिका का काम क्या है? कार्य को लागू करवाना, कार्य का पालन करवाना। यहां पे न्यायपालिका अगर कहीं पे कोई दिक्कत पैदा होती है, कोई विरोधाभास पैदा होता है, तो उस पर न्याय या निर्णय, निष्पक्ष निर्णय देना किसका काम है? न्यायपालिका का। चौथा स्तंभ है मीडिया, और मीडिया का काम है जो कानून बनाना या जो कानून बना हुआ है उस कानून से सब लोगों को अवगत करवाना। सरकार जो भी काम कर रही है, अच्छा या बुरा, अच्छे को अच्छा और बुरे को बुरा कहने की ताकत किसके पास है? मीडिया के पास है। मीडिया ये वाला काम करती है या नहीं करती है वो आप लोग डिसाइड करो, लेकिन मीडिया का काम तो यही है। लोकतंत्र का चौथा स्तंभ बोला जाता है। विधानसभा क्या बोल रहा हूं मैं यार, विधायिका मतलब राज्य में होता है विधानमंडल, जैसे यहाँ पे विधायिका। विधायिका का काम क्या हुआ? विधायिका ने कानून बनाया, कार्यपालिका ने कानून को लागू करवाया, न्यायपालिका ने निष्पक्ष डिसीजन दिया, सही है या गलत है जो भी है, और मीडिया ने सभी लोगों को उस कानून से अवगत करवाया। सरकार के जो भी कानून बने, काम है, कर रही है, जो भी है, देश में जो भी घटनाएं घटित होती हैं उन सब चीजों से जनता को अवगत करवाने का काम करती है वो मीडिया करती है। अगर मीडिया गड़बड़ है तो लोकतंत्र खतरे में तो है ही। क्योंकि मैं बोल रहा हूं, मैं भारत के प्रधानमंत्री से कभी नहीं मिला। तुम लोगों में से मिला है क्या कोई? है? मुख्यमंत्री से भी नहीं मिला मैं, अपने क्षेत्र के सांसद से भी नहीं मिला ठीक से। लेकिन इनके बारे में बहुत कुछ जानते हैं हम। कभी मिले नहीं उनसे, कभी बात नहीं हुई उनसे, बावजूद इसके हम बहुत कुछ जानते हैं इनके बारे में। कैसे? किसके थ्रू जानते हैं हम लोग? मीडिया के थ्रू। हमारी इमेज इनके बारे में जो भी बनेगी वो कौन क्रिएट करेगा? मीडिया। मीडिया ने बोला हमसे कि अमेरिका में गए भारत के प्रधानमंत्री और वहां पे भारत के प्रधानमंत्री का बहुत स्वागत हुआ, लोगों ने मालाएं डाली, लोग मतलब टूट पड़े एकदम से, जगह नहीं मिली। तो हम समझ गए यार भारत के प्रधानमंत्री की लोकप्रियता अच्छी है। हमें सुनाई दिया, मीडिया ने बोला कि देखो शिवराज सिंह चौहान 1,000 रुपए मतलब दे रहे हैं सबको, और 1,000 रुपए देंगे तो सबको मतलब भलाई होगा। और मीडिया पे जाके दिखाया, लोगों से जाके पूछ रहे हैं कैसा लग रहा है, 1,000 रुपए मिल गए। वो कोई बोल रहा है बढ़िया रहा, 1,000 रुपए मिल गए, अब इससे साड़ी ले आएंगे हम, इससे ये कर लेंगे, हम उससे वो कर लेंगे। एक योजना आई है ना अभी, कौन सी योजना है? लाडली बहना योजना। अच्छा चलो जो भी, मतलब मैंने बस इतना सा कहा है कि अगर मीडिया ईमानदारी से काम करेगा तो हम तक सटीक जानकारियां आएंगी, और अगर मीडिया मीडिया अगर सत्ता के दबाव में आके काम करेगा, या फिर मैं सिंपल सी सत्ता या विपक्ष की बात जो भी है, अगर मीडिया किसी के दबाव में आके निष्पक्ष न्यूज नहीं हम तक पहुंचाता है तो हमारे माइंड में किसी के खिलाफ भी या किसी की भी इमेज अच्छी या बुरी क्रिएट हो सकती है। अच्छी भी हो सकती है और बुरी भी हो सकती है। इमेज का ही तो मामला है। इमेज तो इमेज है, वो नेगेटिव हो गई तो नेगेटिव क्रिएट हो गई, तो पॉजिटिव हो गई तो पॉजिटिव क्रिएट हो गई। आ गया समझ में या नहीं आया समझ में? अच्छे से आ गया? चलो तो चलो देखो भाई, संविधान का भाग 5 अनुच्छेद 52 से 151 तक संघ से संबंधित प्रावधान थे। इस गांव से लेके मैंने पूरा का पूरा तुम्हें सिस्टम समझा दिया है। कुछ अनुच्छेदों की मैं बात कर लेता हूं, उसके बाद हम एक एक अनुच्छेद पढ़ेंगे। बिल्कुल 52 से लेके 151 तक सारे के सारे अनुच्छेद पढ़ेंगे, लेकिन यहीं पे मैं थोड़ा थोड़ा सा तुम्हें बता देता हूं। तो देखो भाई, ये रहे दादाजी। दादाजी को हम पढ़ेंगे सबसे पहले तो आर्टिकल 52 में पढ़ेंगे, और बहुत सारे आर्टिकल हैं, लेकिन आर्टिकल 52 में लिखा हुआ है कि
भारत का एक राष्ट्रपति होगा। क्या लिखा हुआ है? भारत का एक राष्ट्रपति होगा। आर्टिकल 53 में लिखा हुआ है कि संघ से संबंधित समस्त कार्यपालिका संबंधी शक्तियां राष्ट्रपति में निहित होंगी, जिनका प्रयोग वो स्वयं भी कर सकता है या फिर अपने अधीनस्थों से करवा सकता है। आर्टिकल 54 में लिखा हुआ है राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल, मतलब राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में कौन कौन शामिल होगा? लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। आर्टिकल 55 में लिखा हुआ है राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया, निर्वाचन की प्रक्रिया एकल संक्रमण मत पद्धति, मतलब क्या सिस्टम होता है मैं समझा दूंगा तुम्हें कैसे सिस्टम रहता है। आर्टिकल 56 में लिखा हुआ है इसकी पद अवधि, मतलब 5 साल तक इसका कार्यकाल होता है। आर्टिकल 57 में लिखा हुआ है कि जो राष्ट्रपति है वो बार-बार निर्वाचित होने के लिए योग्य होता है, मतलब हमारे यहाँ पे ये नहीं है कि 2 बार बन सकते हो तुम, 3 बार बन सकते हो, कितनी भी बार बन सकते हो, कब्र में तुम्हारे पैर लटक रहे हैं उसके बावजूद भी तुम राष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकते हो। आर्टिकल 58 है, आर्टिकल 58 राष्ट्रपति की योग्यताओं के बारे में बात करता है और आर्टिकल 58 में लिखा हुआ है कि भारत का जो राष्ट्रपति है, पहली बात तो भारत का नागरिक होना चाहिए, दूसरी बात उसकी उम्र 35 साल होनी चाहिए, तीसरी बात उसके साथ 100 सांसद होने चाहिए, मतलब 50 प्रस्तावक और 50 समर्थक होने चाहिए, 15-15 हजार रुपए देने की उसकी क्षमता होनी चाहिए, मतलब अच्छा 20 हजार रुपए जमानत राशि के रूप में जमा करने की औकात होनी चाहिए। उसके बाद मतलब वो दिवालिया नहीं होना चाहिए, मतलब फ्रॉड नहीं होना चाहिए, बैंकरप्ट नहीं होना चाहिए, उसने कोई ऐसा काम नहीं किया होना चाहिए जो देशद्रोह का काम किया हो। उसके बाद वो भारत का राष्ट्रपति बनने के योग्य है, कभी वो लोकसभा का सांसद रहा हो, ये उसकी एलिजिबिलिटी होनी चाहिए। वर्तमान में जब वो राष्ट्रपति बन जाएगा तो उसके बाद वो उसके लाभ के पद पर नहीं रहेगा, ऐसी कंडीशन वाला मामला बनेगा। तो आर्टिकल 58 में, आर्टिकल 59 में लिखा है उसकी सेवा शर्तें, सेवा शर्तों में यही है कि वो किसी लाभ के पद पर काम नहीं कर सकता, जैसे कि अब ये नहीं करेगा कि मतलब वो राष्ट्रपति भी या राष्ट्रपति के साथ साथ IAS की तैयारी कर ले, है ना, ये वाला मामला नहीं, लाभ के पद पर काम नहीं करेंगे वो। आर्टिकल 60 है, आर्टिकल 60 में लिखा हुआ है राष्ट्रपति की शपथ, मतलब वो कोई भी ऐसा काम नहीं करेंगे जो देश के खिलाफ हो। समझ में आ रहा है? वो कोई भी ऐसा काम नहीं करेंगे जो राष्ट्र के खिलाफ हो। उसके बाद है आर्टिकल 61 और आर्टिकल 61 में है राष्ट्रपति पे महाभियोग जो लगाया जाता है, मतलब राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया। तो राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया कैसे होती है? लोकसभा राज्यसभा मतलब कैसे उस पर कानून बनाती है, या फिर लोकसभा में कैसे बिल पास होता है फिर राज्यसभा जाता है, वैसे क्या सिस्टम 14 दिन वाला, मैं सारा का सारा समझाऊंगा तुम्हें डिटेल में एकदम से, ठीक है। उसके बाद है आर्टिकल 62 और आर्टिकल 62 में मामला ये है कि जो राष्ट्रपति है तो उसके काल अवधि को लेके या फिर ऐसी कंडीशन वाला मामला कि जब नहीं रहेगा तो चुनाव कितने टाइम में, 6 महीने में कैसे चुनाव करवाना होता है, मतलब इतने टाइम में चुनाव करवा लेना होता है। राष्ट्रपति का जो टाइम पीरियड कितना था, तो आर्टिकल 56 के अकॉर्डिंग 5 साल। तो जिस दिन वो मतलब बनता है उस दिन से लेके, मतलब जिस दिन वो शपथ लेता है उस दिन से लेके 5 साल तक उसका समय अवधि खत्म होती है, जब तक वो राष्ट्रपति मतलब एक्सपायर, मतलब मैं पद की बात कर रहा हूं, है ना, मतलब ये नहीं कि राष्ट्रपति जी एक्सपायर, मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। समझ में आ गया होगा आप लोगों को बहुत अच्छे से। तो मैंने ऐसे करके मतलब बताया, यहाँ पे मैंने बात की लोकसभा का उल्लेख तुम्हें कौन से आर्टिकल में मिलेगा, लोकसभा का उल्लेख कौन से आर्टिकल में मिलेगा तुम्हें? आर्टिकल 81। किसमें? आर्टिकल 81। राज्यसभा 80। राष्ट्रपति के बारे में मैंने अभी तुम्हें बता ही दिया है। ये जो मजले कक्का है कौन से वाले हैं ये? CAG। आर्टिकल 148 से 151, आर्टिकल 148 से 151। और कौन है? दादी। अच्छा ये दादी है, ये दादी। आर्टिकल 63 से शुरू हो जाएंगे। ये कहां से शुरू हो जाएंगे? दादी कौन है? उपराष्ट्रपति। ये दादाजी का बता ही दिया मैंने 52। ये अंकल जी थे सुप्रीम कोर्ट। अच्छा 124, ठीक है। और 124 से चले जाएंगे 129 तक। कहां तक चले जाएंगे? ठीक है। यहाँ पे कौन है? ये छोटे अंकल मान्यवादी। आर्टिकल 76 कौन सा है? आर्टिकल 76। यहाँ पे ये कौन है? अच्छा पिताजी। आर्टिकल 75, 76, 78। मतलब मेनली आर्टिकल कौन सा है? कौन सा है? 75। बिल्कुल याद करके रखना एकदम से क्लियर कट। एक सिंपल सी बात। अच्छा संसद रह गई है कहीं पे? कहाँ रह गई संसद? संसद चलो इन तीनों से मिलकर क्या बन रही थी? संसद। और संसद का उल्लेख किसमें है? 79 में। अब इन आर्टिकल्स को हम एक एक साथ मतलब एक एक से पढ़ लेंगे आराम से। राष्ट्रपति की शक्तियां क्या हैं, सारा का सारा मामला। और जहां जहां पे राष्ट्रपति लिखा हो वहां पे तुम्हें रिवीजन कर लेना है कि प्रधानमंत्री की बात हो रही है, क्योंकि रियल में जो हेड है, जो वास्तविक हेड है देश का, वो कौन है? प्रधानमंत्री। तुम लोग देख चुके हो कि पूरी की पूरी ताकत किसके अंदर थी? पिताजी के पास। दादाजी तो नाम मात्र के हेड थे,
दादाजी को तो मतलब जो बोल दिया वो काम करना पड़ेगा दादाजी को, मतलब दादाजी की कोई सुनता भी नहीं है। बच्चे सुनते होंगे क्या दादाजी की? नहीं सुनते। दादाजी की इज्जत सिर्फ कब होती है? जब घर में शादी होती है तब। जब लोग आते हैं तो दादाजी से हाथ मिलाते हैं, मिलते हैं, लोग बैठते हैं, महफिल जमा के बैठ रहे होते हैं तो दादाजी के पास। बाकी दादाजी की इज्जत कहाँ करते हैं? मैं बोल रहा हूँ भाई, संस्कार लोगों में होने चाहिए। संस्कारवान लोग हमेशा अपने माता पिता की इज्जत करते हैं। ये सिर्फ मुझे समझाना था, इस वजह से मैंने बोला। बाकी दादा दादी अपनी रिस्पेक्ट वाला मामला है। जब भारत के राष्ट्रपति की बात करें, हेड ऑफ स्टेट है यार, हाँ क्या ही बात की जाए उनकी, ठीक है। सर्वे सर्वा है भारत के प्रथम नागरिक, ठीक है। हर हर महादेव, जय हिंद।